मूवी की शुरुआत होती है और हम मिलते हैं लारा से। लारा के परिवार में उसके साथ उसके पिता और एक छोटा भाई रहता है। इस वक्त पूरा परिवार एक गहरे सदमे में है। दरअसल अभी हाल ही में उनकी मदर की डेथ हो गई है और यही वजह थी कि अब तक पूरा परिवार इस सदमे से उभर नहीं पाया। अब घर में सबसे बड़े होने के कारण पूरी जिम्मेदारी लारा पर थी। उसे कैसे भी करके अपने पिता और छोटे भाई को संभालना होगा, इसलिए आजकल लारा ने बाहर सबसे मिलना जुलना कम कर दिया है। लेकिन आज लारा को अपनी बहुत खास दोस्त इयुन से मिलने के लिए जाना है। दरअसल इयुन उसे बार बार मिलने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन अपनी सिचुएशन के चलते लारा हर बार उसे डिनाई कर देती। पर आज उसे जाना होगा, नहीं तो वो उससे गुस्सा हो जाएगी। अब जल्द ही लारा अपनी पैकिंग करती है और इयुन से मिलने के लिए बाहर निकल जाती है। वो जल्द ही इयुन के पास पहुँचती है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश है। अब थोड़ी बातचीत के बाद इन दोनों ने फाइनली ये डिसाइड किया कि ये दोनों समंदर पर जाएंगे और वहाँ पर अपना खास समय बिताएंगे। तभी बातों ही बातों में इयुन लारा से कहती है जल्द ही उसका एक और दोस्त आ रहा है। पर लारा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। दरअसल वो काफी इंट्रोवर्ट है और अब तो उसे किसी से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। पर इयुन उसे समझाती है कि मेरा यकीन करो, उसके साथ उसका दोस्त भी आ रहा है और उन दोनों के साथ मिलकर तुम्हें बहुत मजा आएगा। फाइनली इयुन के इतना कहने के बाद लारा मान जाती है और फिर क्या था, वो चारों मिलकर एक साथ बीच पर पहुंचते हैं, जहां सैम और होंग अपने आप को लारा से इंट्रोड्यूस करते हैं और उनकी कॉन्वर्सेशन में ये पता चलता है कि वो दोनों व्लॉगर्स हैं और इस वक्त वो दोनों काफी पॉपुलर भी हैं। तभी सैम कहता है आज का हमारा प्लान बिल्कुल फिक्स है, हम अपनी प्राइवेट जेट बोट से समुद्र के अंदर जाएंगे और बहुत मजे करेंगे। पर लारा इस बात से खुश नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जा पाऊंगी, मुझे पता है इसमें काफी समय लगने वाला है। अगर बहुत देर हो गई तो मेरा छोटा भाई मुझे घर पर ना देखकर परेशान हो जाएगा, मुझे जाना होगा। पर इयुन उसे समझाते हुए कहती है हम बस कुछ समय के लिए अंदर जाएंगे और हाँ, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारा एक भी मिनट का वक्त जाया नहीं होने दूंगी। सैम और होंग वो दोनों इयुन के साथ मिलकर लारा को अपनी बोट पर लाने के लिए इंसिस्ट करने लगते हैं और फिर क्या था, ना चाहते हुए भी लारा को हाँ कहनी पड़ती है। धीरे धीरे लारा भी उन सबके साथ घुलने मिलने लगी थी। आज वो बहुत दिनों के बाद खुलकर हंसी है, इसलिए उसे काफी सुकून महसूस हो रहा था। लारा समुद्र में जाने के लिए सैम के साथ जेट बोट पर बैठ जाती है, वहीं इयुन होंग के साथ। वहीं सैम भी लारा को मिलकर बहुत खुश था। वो कैसे भी करके उसे इम्प्रेस करना चाहता था, इसलिए समुद्र में उतरते ही धीरे धीरे करके उसने अपने जेट बोट की स्पीड बढ़ानी शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ उन्हें देखकर होंग भी मस्ती में अपनी बोट की स्पीड को और तेज कर देता है और अचानक तेज स्पीड के चलते सैम और लारा की बोट पलट जाती है और वो दोनों पानी के अंदर गिर जाते हैं। वहीं पीछे आ रहा होंग अपनी बोट की स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाता और सीधा ले जाकर सैम को टक्कर मार देता है, जिसके कारण सैम काफी जख्मी हो जाता है और देखते ही देखते उनकी बोट भी पलट जाती है। यानी कि अब ये चारों के चारों पानी के अंदर आ चुके थे। लारा बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, इसलिए जल्दी से इयुन उसे संभालती है और उसे गहरी सांसें भरने के लिए कहती है। इयुन जिसे खुद भी नहीं पता कि आखिर वो इस बुरी मुश्किल में क्या करेगी, पर उसे कैसे भी करके लारा को संभालना था, उसे सुरक्षित उसके घर तक पहुंचाना था। इतने में ही होंग क्या नोटिस करता है कि सैम वहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा। वो पानी के अंदर बाहर जाकर बार बार उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा था, जिससे साफ जाहिर था कि टक्कर लगने की वजह से उसे गहरी चोटें आई और इसलिए वो बेहोशी की हालत में अंदर ही डूब गया। जैसे ही होंग को इस बात का एहसास होता है, वो जोर जोर से चीखें मारकर रोना शुरू कर देता है। वो चिल्लाते हुए कहता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मैं भी जीना नहीं चाहता। लारा और इयुन दोनों मिलकर उसे संभालते हैं। होंग भी काफी जख्मी है और टेंशन के चलते वो बार बार बेहोश हो जा रहा था। इयुन और लारा दोनों जेट बोट के पास जाकर चेक करती हैं, लेकिन बोट पलटने की वजह से उनकी बोट का पूरा फ्यूल खत्म हो चुका था, यानी कि वो किसी काम के नहीं और कहीं दूर दूर तक कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था। यानी कि बचने की एकमात्र उम्मीद उन्हें यहीं पानी में रहकर मदद आने तक का इंतजार करना होगा। तभी अचानक लारा को अपनी ओर आती हुई कोई चीज दिखाई दी और ये एक मोटी बड़ी शार्क थी। तभी एक मिरेकल होता है, उन्हें अपने सामने आती हुई एक बोट दिखाई देती है, लेकिन इस वक्त वो बोट काफी दूर थी। पर फिर भी हिम्मत न हारते हुए लारा और इयुन दोनों लड़कियां बोट की तरफ देखकर अपने हाथों को वेव करने लगते हैं और लकीली बोट उनकी ही तरफ बढ़ रही थी और थोड़ा पास आने पर बोट में बैठा शख्स भी उन्हें देख लेता है और अब वो उनकी मदद के इरादे से जल्दी से उनके पास आ जाता है और उस इंसान का नाम रे है। रे जल्दी से अपनी बोट को लेकर उनके पास आता है और एक एक कर सभी को अपनी बोट के ऊपर खींच लेता है। होंग को घायल देखकर वो उसे सबसे पहले सही से बिठाता है और दोनों घबराई हुई लड़कियों से कहता है तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, तुम दोनों को डरने की कोई
जरूरत नहीं है, मैं तो आ गया हूँ ना, मैं बिल्कुल सही सलामत तुम दोनों को तुम्हारी जगह तक पहुँचा दूंगा। ईयुन सबसे पहले उठती है और वॉशरूम यूज करने के लिए अंदर जाती है। थोड़ी देर बाद उसके पीछे रे भी चला जाता है। वहीं होंग के पास बैठी लारा घबरा जाती है क्योंकि अब तक ईयुन वॉशरूम से वापस नहीं आई थी। वो ये चेक करने के लिए जल्दी से अंदर की ओर भागती है। तभी वहीं पर उसे रे भी दिखता है। लारा वहीं पास में ही खड़ी होकर उसे ऑब्जर्व करना शुरू कर देती है। वो किसी जरूरी काम में बिजी है। वो किसी केमिकल को निकालता है और एक कपड़े पर डालता है। लारा को ये देखकर ऐसा लगा कि शायद वो इससे होंग के जख्मों को साफ करेगा, लेकिन अचानक रे पीछे मुड़ा और लारा को पकड़कर वो कपड़ा उसके मुंह पर रख दिया। और फिर क्या था, लारा बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होते ही रे लारा को उठाकर शिप में बने पीछे के कंटेनर में लटा देता है और फिर बाहर से उस रूम को लॉक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम होंग को देखते हैं जो कि अब भी जिंदा है और वो जख्मी हालत में बिल्कुल वैसे का वैसे पड़ा है। उस पर तो रे ध्यान तक नहीं दे रहा। रे को देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि उसे किसी चीज की कोई फिक्र है। वो आराम से अपने काम को अंजाम देकर मजे में चिल कर रहा था। वहीं पूरे 2 घंटे बीतने के बाद ईयुन की आँख खुलती है। ईयुन क्या देखती है कि लारा भी वहीं बेहोश पड़ी है। वो चिल्लाकर लारा को होश में लाती है और उस जगह को देखकर दोनों बहुत घबरा जाते हैं। दरअसल वहाँ कई जगहों पर हेल्प लिखा हुआ था और तो और वहाँ कई जगह पर लड़कियों के बाल भी पड़े हुए थे, जिससे साफ जाहिर था कि वहाँ पहले भी कई लड़कियाँ बंद हो चुकी हैं। थोड़ा और चेक करने पर वहाँ जगह जगह पर खून के निशान भी थे। ये देखकर वो दोनों बहुत घबरा जाती हैं। ईयुन रोते हुए लारा से कहती है, काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती है और मैं इस जगह पर नहीं आती। इस जगह को देखकर ऐसा लगता है शायद हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। चारों ओर नजरें घुमाते हुए लारा कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन हाँ हमें कोशिश करनी चाहिए। इस पर यून कहती है, ये आदमी हमें बचाकर हमारी मदद करना चाहता था, तो आखिर इसने हमें कैद क्यों किया। और अब देखते ही देखते पूरी की पूरी रात बीत चुकी थी। सुबह होते ही ऊपर से एक दरवाजा खुलता है और वहाँ ऊपर रे खड़ा था जो इन दोनों को खाने के लिए सड़ी हुई मछलियाँ देता है। रे को देखते ही लारा उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है, प्लीज मुझे जाने दो, मेरा परिवार मुसीबत में है, आखिर तुमने हमें यहाँ क्यों बंद किया है। लारा की बातों को सुनकर रे को बिल्कुल दया नहीं आती, उल्टा वो से इरिटेट हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि अगर अब तुमने एक भी आवाज की तो मैं तुम दोनों को मारकर तुम्हारे टुकड़े करके मछलियों को खिला दूंगा। और हाँ, भागने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना क्योंकि यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। और इतना कहते ही वो जोर से कंटेनर के दरवाजे को बंद कर देता है और इसके बाद बिना चेहरे पर एक भी शिकन लिए वो आराम से अपने काम में लग जाता है। गाने सुनता है, मछलियाँ खाता है और चिल करके इधर उधर घूमता रहता है। लेकिन बीच में हम एक चीज नोटिस करते हैं कि वो बार बार किसी से वॉकी टॉकी पर बात कर रहा है। उसकी बातों से ये साफ जाहिर है कि जल्दी ही यहाँ पर कोई आने वाला है। और थोड़ी ही देर में एक अधेड़ उम्र का आदमी वहाँ पहुँचता है। रे उसे अपनी बोट पर लाकर उसका हाल चाल पूछता है। दरअसल ये आदमी कोई और नहीं बल्कि एक डॉक्टर है जिसकी नजरें सबसे पहले होंग पर पड़ती हैं। होंग को देखकर वो डॉक्टर रे से पूछता है, क्या ये जिंदा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन जख्मी होने के कारण शायद ये हमारे किसी काम का नहीं। अरे तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, ये किसी न किसी तरीके से हमारे काम जरूर आ जाएगा। और फिर क्या था, इतना कहने के बाद वो डॉक्टर उन दोनों लड़कियों के कमरे की तरफ बढ़ता है। उसे देखते ही दोनों लड़कियां दुबक कर कोने में बैठ जाती हैं। वो डॉक्टर स्माइल करते हुए कहता है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझसे डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारा इलाज करने के लिए आया हूँ, तो जल्दी से बताओ आखिर तुम में से चोट किसको लगी है। ये सुनकर डरते डरते ईयुन आगे आ जाती है और अपना जख्मी पैर उसे दिखाती है। वो उसे चेक करता है और फिर थोड़ी देर बाद रे के साथ बाहर आ जाता है। और अब थोड़ी ही देर में हमें होंग की चीखें सुनाई देती हैं, यानी कि वो डॉक्टर एक एक कर होंग के ऑर्गन्स को बाहर निकाल रहा था। और यही था उन दोनों का बिजनेस, वो लोगों के ऑर्गन्स को निकाल कर सप्लाई किया करते, जिसके बदले उन्हें ढेर सारा पैसा मिलता। होंग की चीखें लारा और ईयुन को साफ सुनाई दे रही थी। डर के मारे उन दोनों ने अपने कानों पर हाथ रख लिए और जैसे ही उसकी चीखें बंद हुई वो दोनों समझ चुकी थी कि होंग मारा जा चुका है। इधर रे और डॉक्टर मिलकर होंग की बॉडी को उसी पानी में फेंक देते हैं और फिर दोनों आपस में बातें करते हैं कि जो लड़की जख्मी है हम उसके पार्ट्स को निकालकर यहीं फेंक देंगे, और दूसरी लारा जो बिल्कुल ठीक है मैं उसे लेकर अपने साथ जाऊंगा क्योंकि मेरे पास एक बेहतरीन क्लाइंट है। दरअसल उसे एक फ्रेश किडनी चाहिए जिसके बदले वो हम दोनों को बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसे देने वाला है। दरअसल रे का यही पेशा है, वो इसी डॉक्टर के लिए काम करता है। वो सबसे पहले इसी तरह समुद्र में फंसे हुए लोगों को बचाता है और फिर उन्हीं को अपना शिकार बनाता है।
थोड़ा समय बीत जाने के बाद रे और डॉक्टर दोनों अंदर आते हैं और ईयून को अपने साथ उठाकर बाहर लाने लगते हैं। लारा उन्हें रोकने की हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम रही। जल्दी वो उसे लारा के हाथ से छुड़ाकर बाहर लेकर आ जाते हैं। वही ईयून, जिसकी चीखें अभी बाहर से सुनाई दे रही थी। लारा परेशान हो जाती है, उसे कैसे भी करके ईयून को बचाना होगा, लेकिन ये काम उसे बहुत जल्दी करना होगा क्योंकि उसकी जान को खतरा है। तभी उसे ऊपर की छत में एक ढक्कन लगा हुआ दिखाई देता है और उसी जगह पर एक पंखा लगा हुआ था, लेकिन इस वक्त वो बंद था। और फिर क्या था, मौका पाकर लारा ऊपर की ओर चढ़ी और उसने ढक्कन को जोर से धक्का दिया और फाइनली उसकी कोशिश सफल रही। ढक्कन खुलते ही वो बिना देर किए हुए चुपके ऊपर आती है, लेकिन वो निहत्थ थी। ईयून को इन दरिंदों से बचा पाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए रिस्क लेकर धीरे धीरे वो उस कमरे में पहुँचती है जहाँ से ईयून की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उस कमरे में सिर्फ वो डॉक्टर अकेला था। वो डॉक्टर अपना काम शुरू ही करने वाला था। दरअसल वो ईयून के बॉडी पार्ट्स निकालने की तैयारी कर रहा था। वहाँ पहुँचते ही वो उस एरो को डॉक्टर की तरफ पॉइंट कर देती है। लारा को अपने सामने देखकर वो डॉक्टर हैरान रह जाता है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, वो एरो को चला देती है जो कि सीधा जाकर उसके हाथ पर लगती है, लेकिन इससे वो मरा नहीं। दरअसल ये एरो मछलियों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बस वो डॉक्टर जख्मी हो गया था। उसने पलटवार कर लारा पर वार किया। लारा उसे जोर से धक्का देती है और जल्दी से ईयून की रस्सी को खोल देती है। ईयून उसी चाकू को उठाती है जिससे वो उसके ऑर्गन्स को निकालने वाला था और पूरा जोर लगाकर डॉक्टर को स्टैब करती है। एक एक कर उन दोनों ने मिलकर उस डॉक्टर पर कई वार किए, जिसके कारण वो वहीं मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ रे इन सारी बातों से बेखबर था। दरअसल उसने अपने कानों में ईयरबड्स लगाए हुए थे और म्यूजिक सुन रहा था और आराम से चिल कर रहा था, सारी बातों से बेखबर। वहीं लारा ईयून से कहती है कि रे अभी इसी बोट पर मौजूद है, हमें जल्दी ही खुद को बचाकर यहाँ से निकलना होगा। हमें उस बोट तक पहुँचना है जिससे ये डॉक्टर यहाँ तक आया है। और फिर रे की आंखों से बचते बचाते वो दोनों पानी में छलांग लगा देती हैं। वहीं थोड़ी देर के बाद जब रे उस कमरे की तरफ आता है और जैसे ही उस रूम के अंदर एंटर होता है, वहाँ चारों ओर सामान बिखरा हुआ पड़ा था और डॉक्टर को मरा हुआ देखकर तो वो सुन्न पड़ जाता है। वो सबसे पहले उस रूम की तरफ भागता है जहाँ उसने लारा को बंद किया था, लेकिन अंदर तो कोई नहीं, पूरा कमरा खाली था। वो बाहर आकर डॉक्टर की बोट को देखता है, वो बोट तो वहीं पर थी। वो समझ गया कि अगर वो दोनों लड़कियां बोट से नहीं भागी तो जाहिर है कि वो अभी भी उसी की बोट पर मौजूद है, इसलिए वो हर जगह जाकर उन दोनों को ढूंढना शुरू कर देता है। आखिरकार बहुत ढूंढने के बाद भी वो कहीं नहीं दिखती। फिर वो अपनी टॉर्च को जलाकर पानी के अंदर देखता है। लारा और यून पानी के अंदर तैर रहे थे और डॉक्टर की बोट तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। ये देखते ही रे झट से अपनी बोट पर वापस आता है और अपनी बोट को स्टार्ट करना शुरू कर देता है ताकि वो उन दोनों तक जल्दी से पहुंच सके। लेकिन ये क्या, उसकी बोट तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। वो कई बार कोशिशें करता है, आखिरकार हार कर वो चेक करने के लिए जाता है तो क्या देखता है कि वहाँ सारे के सारे वायर्स को किसी ने काट दिया है। दरअसल ये काम लारा और यून ने मिलकर किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि वो बहुत दूर रे से बचकर नहीं जा पाएंगी, क्योंकि जैसे ही रे को इस बारे में पता चलेगा वो तुरंत ही अपनी बोट लेकर आ जाएगा। और यही कारण था कि दोनों ने वहाँ के सारे वायर्स को काट दिया। इधर जख्मी होने के कारण यून सही से तैर नहीं पा रही थी, उसे तैरने में काफी मुश्किलें हो रही थी, इसलिए दोनों ने मिलकर ये फैसला किया कि लारा अकेले ही बोट तक जाएगी और जल्दी से कोई मदद लेकर वापस उस तक पहुँच जाएगी। अब लारा बहुत जल्दी से बोट तक पहुँचती है और बोट को स्टार्ट करने लगती है, लेकिन चाबियां न होने के कारण वो बोट को स्टार्ट करने में असफल रही। तभी वहीं अंदर थोड़ी छानबीन करने के बाद उसे वहाँ पर एक रेडियो मिलता है। अब वो जल्दी से रेडियो के जरिए कोस्ट गार्ड तक कनेक्ट करने की कोशिश करती है, जहाँ वो रोते हुए कहती है, हम मुसीबत में हैं, हमारी मदद करो। जहाँ कोस्ट गार्ड उससे बताता है कि आपको उसी बोट पर पीकर नाम की एक डिवाइस मिलेगी, जिसकी मदद से जल्द ही हम आपकी लोकेशन तक पहुँच जाएंगे। दरअसल ये डिवाइस बोट की लोकेशन को एक्टिवेट कर देती है। बहुत ढूंढने पर भी लारा को ये डिवाइस कहीं नहीं मिलती, बल्कि उसे एक फ्लेयर गन मिल जाती है। लारा कहती है, मुझे एक फ्लेयर मिली है, क्या इससे कुछ मदद हो सकती है? रिप्लाई में कोस्ट गार्ड कहता है कि जब तक पीकर डिवाइस आपको नहीं मिलेगी हम आपकी लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। अब सबसे पहले वो अपने आप को शांत करती है और एक बार फिर से उसी डिवाइस को ढूंढना शुरू करती है। जल्दी उसे वो डिवाइस मिल जाती है, जहाँ कोस्ट गार्ड उसे बताते हैं कि ये डिवाइस तुम्हें पानी में फेंकनी होगी। लारा डिवाइस को लेकर बोट की ऊपरी फ्लोर पर आने लगती है। तभी अचानक उसे वहाँ पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वो समझ जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि रे होगा, जो उसे ढूंढता हुआ यहाँ तक आया है, इसलिए उससे बचने के लिए वो चुपचाप वहीं छुप जाती है। और अब कुछ ही देर बाद हम रे को उसी बोट पर देखते हैं, यानी कि लारा का शक बिल्कुल
बिल्कुल सही था। लारा इस वक्त उस डॉक्टर के बेडरूम में छिपी हुई थी, जहाँ पर वो उसकी फैमिली पिक्चर्स को देखती है। उसकी भी खुद की 2 बेटियां हैं, लेकिन शायद पैसों ने उसे अंधा बना दिया कि वो हर किसी की जान लेने पर उतारू है। तभी अचानक पीछे से रे आ जाता है और उसके पेट पर चाकू से वार करता है, जिसके कारण वो वहीं गिर जाती है। लेकिन मन ही मन लारा ये बात जानती है कि उसे स्ट्रॉन्ग रहना होगा। वो धीरे धीरे रे की आंखों में देखकर उसे कंट्रोल करना शुरू कर देती है और जैसे ही वो उसके करीब आता है, वो उसके मुंह में फ्लेयर छोड़ देती है, जिससे वो बुरी तरह से तड़पने लगता है और फिर धीरे धीरे वहीं गिर जाता है। लारा इस वक्त उठने की हालत में नहीं थी, इसलिए वो रेंगते रेंगते किनारे तक आती है और वहीं से उस डिवाइस को पानी में फेंकने की कोशिश करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डिवाइस पानी में गिरने के बजाय बोट के किनारे पर अटक जाती है और इधर हम लारा को देखते हैं जो कि इस वक्त बेहोश हो चुकी थी। तभी जोर की लहरें आती हैं और बोट के हिलने की वजह से आखिरकार वो डिवाइस पानी के अंदर गिर जाती है। पानी में गिरते ही वो पीकर डिवाइस एक्टिवेट हो जाती है, जिसके बाद लोकेशन को ट्रैक करते हुए कोस्ट गार्ड्स उसे बचाने के लिए आ जाते हैं। जल्द ही लारा को रेस्क्यू किया जाता है। लारा बेहोशी की हालत में बार बार यून का नाम लेती है। तभी वहीं दूर हमें पानी में तैरती हुई यून दिखाई देती है, जिसकी जीने की इच्छा ने अब तक उसे जिंदा रखा। और फिर क्या था, जल्द ही उसे भी लारा के साथ रेस्क्यू कर लिया जाता है। यून को देखकर लारा जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। दोनों दोस्तों को जल्दी उस जगह से बाहर किनारे पर लेकर आया जाता है। मन ही मन वो दोनों ये फैसला करती हैं कि आगे से वो इस तरह की जगह पर कभी भी नहीं जाएंगी। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि किसी अनजान व्यक्ति के ऊपर भरोसा करना उनके लिए इतना भारी हो सकता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, हाइप का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी रीच और भी लोगों तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।